Hello everyone. So today we are going to start studying BSOG 171 Indian Society Images and Realities. Okay, so here we have 3 blocks and 12 chapters. Today we are going to start with block 1 Ideas of India and unit 1 Civilization and Culture. Let's start with the introduction part. इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब दुनिया में सोसाइटीज बन रही थी, लोग आपस में एक साथ रहना शुरू कर रहे थे, छोटे छोटे गांव बना रहे थे, सभ्यताएं बना रहे थे, तो ये सारी चीजें जो हुई ये उन जिन जगहों में सबसे पहले हुई उनमें से भारत भी एक है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत इमेंस रिच कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो हिस्टोरिकली माइग्रेशन से शेप हुआ है और ये बहुत ज्यादा रेशियल और एथनिक डिफरेंसेस भी दिखाता है, लिंग्विस्टिक, और हम लोगों को रिलीजियस वेराइटीज भी देखने को मिलती हैं। लिंग्विस्टिक वेराइटीज से आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। भाषाएं हमारे देश में बहुत सारी हैं। तो जो स्टडी है इंडियन सिविलाइजेशन की वो मल्टीपल अप्रोचेस रिक्वायर करती है। आप किसी एक तरीके से भारतीय इतिहास को नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। हम लोगों को ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में ऑफ इंडिया के डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, लाइक पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी, जियोग्राफी में डाइवर्सिटी, इकोलॉजी में डाइवर्सिटी, तो मेथड्स ऑफ लिविंग में डाइवर्सिटी, कल्चरल प्रैक्टिसेस में डाइवर्सिटी। तो बहुत कोई भी चीज आप पिन पॉइंट करो इंडिया को लेकर के कि ओके आई विल स्टडी दिस पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड यू विल गेट द पॉइंट डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो इकोलॉजिकल और फिजियोग्राफिक वेरिएशन है इंडिया का रिलीजन का, वो कंट्रीब्यूट करता है टू इट्स रिचनेस एंड यूनिकनेस। इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली होता है आसपास का वातावरण, एनवायरमेंट, और फिजियोग्राफी मतलब कि जो पहाड़ पर्वत है, आसपास का जो एरिया है, ठीक है, जो फिजिकल बीइंग है आसपास एनवायरमेंट में, उसको हम लोग फिजियोग्राफी कहते हैं। तो जो ये वेरिएशन है, अगर आप कश्मीर जाओगे तो आपको कड़ाके की ठंड और पहाड़ देखने को मिलेंगे, कन्याकुमारी जाओगे तो बीचेस और गर्मी देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंसेस हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो इंडिया का जो रीजन है कंट्रीब्यूट करता है इस रिचनेस और यूनिकनेस में। जो सोशल स्ट्रक्चर है और कल्चरल डाइवर्सिटी है वो इंडिया की रिलीजियस और सोशियो प्रैक्टिकल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा रूटेड है। मतलब कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है? इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर बहुत हद तक अपने पुराने तरीके को रिटेन करता है। मॉडर्न जो तरीके हैं वर्ल्ड के उसको अपनाना भी चाहता है या अपना चुका है बहुत हद तक। बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो इतनी ज्यादा रूटेड है इंडिया में कि ये जो सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको हम लोग रिलीजन से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एम्फेसाइजिंग दैट हिस्ट्री इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग एनी सोसाइटी। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना है, जो हो चुका है वो हो चुका है, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री को नहीं समझोगे तो आपको अपनी सोसाइटी ही समझ में नहीं आएगी, अपना रिलीजन ही समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है, वाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, तो डिस्पाइट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंटिन्यूस वॉरफेयर इन द पास्ट, द यूनिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड इंटैक्ट। हम लोगों को पास्ट में देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा इन्वेजन्स हुए हैं वाया डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स, लेकिन और वो आकर के इवेंचुअली इंडिया में बस गए। लेकिन हम लोगों को जो इंडियन सिविलाइजेशन में जो यूनिटी है वो हमेशा से देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ झगड़ा चल रहा है। With regionalism never became a serious threat to its collective identity. रीजनलिज्म का मतलब होता है क्षेत्रवाद। अगर ये मैं मानूं किसी तरह से ये इंडिया का मैप है, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, तो ये एक रीजन हुआ अपना, ये एक रीजन हुआ, ये रीजन हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि इतना ही हमारा कंट्री है। ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, ये सोचते हैं कि ये पूरी हमारी कंट्री है। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए कभी भी कुछ खास कोई थ्रेट नहीं रहा है। मैं जब ये बातें कह रही हूँ तो मुझे ये चीज भी समझ में आ रही है कि जब हम लोग यूनिटी की बात करते हैं तो आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो में वी कैन सी कि चीजें उतनी अच्छी नहीं है कि लाइक हम लोग जिस लेवल पे थ्योरी में लिखते हैं कि हाँ यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ऐसा रियलिटी में देखने को आपको पॉलिटिकल तरीके से नहीं मिलेगा न्यूज में या फिर कहीं भी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट इतना कुछ ज्यादा है नहीं। जब इतने अलग अलग तरीके के लोग एक साथ रहेंगे तो कुछ थोड़े बहुत दिक्कतें होंगी। और अगर आप एग्जाम्पल लोगे ना यूरोप का तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों में थोड़ी सी भी वेरिएशन, यूनिकनेस या डाइवर्सिटी है ना, तो दे हैव मेड देयर ओन कंट्री, दे आर नॉट यूनाइटेड लाइक अस।
सो यहाँ पे यूनिटी को एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है और उसको समझा जा रहा है, आप उसी पर्सपेक्टिव से समझना। नाउ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। The term civilization derives from the Latin civis meaning citizen। जो टर्म है civilization ये लैटिन वर्ड civis से derive हुआ है, जिसका मतलब होता है citizen या फिर townsman, जो कि इम्प्लाई करता है सोशल कॉम्प्लेक्सिटी को, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर, ट्रेड, प्लांट सेटलमेंट्स, कल्चरल एक्सपेंशन, रिलीजन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है? एक सिविलाइजेशन के अंदर सबसे पहले खाने पीने की बात होगी, क्योंकि सिविलाइजेशन को जिंदा रहना है। तो एग्रीकल्चर, ठीक है, ट्रेड, बिजनेस, जहां पे पैसों की बात आती है या एक से ऊपर उठने की बात आती है, या फिर थोड़ा बहुत भी समझ में आता है कि अगर मेरे पास ये चीज है और मुझे दूसरे की वो चीज चाहिए। मैं बार्टर सिस्टम की बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ इसी तरह से सिविलाइजेशन में ट्रेड शुरू हुआ। तो वो ऐसा सोचने लगेगा ह्यूमन कि अगर मैं उसको ये चीज अपनी दे दूं तो क्या मुझे वो ये अपनी चीज दे देगा। ठीक है, तो ट्रेड स्टार्ट होता है, प्लांट सेटलमेंट्स बनते हैं, कल्चरल एक्सपेंशन होता है। मतलब कल्चरल एक्सपेंशन होने का क्या मतलब है? कल्चरल एक्सपेंशन से सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो कि शादियां होने लगती हैं, या फिर और उसी के अराउंड धीरे धीरे कल्चर बिल्ड होने लगता है। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, रिलीजन एक्सपैंड होता है। तो एक जो सिविलाइजेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एक सिविलाइजेशन में स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी होती है, जिसके अंदर मटीरियलिस्टिक कल्चर हो सकता है, आइडेंशियल ट्रेड्स हो सकते हैं, पॉलिटी हो सकती है। ठीक है, मतलब है कहने का कि सिविलाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी अपने अंदर होल्ड करती है, और वो जो सोसाइटी है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है, जैसे कि मटीरियल कल्चर, मतलब मेरा घर होना चाहिए, मेरे पैसे होने चाहिए। ठीक है, और खुद का जो आइडिया है, खुद का जो पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें भी सिविलाइजेशन के अंदर आती हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, known through its monument and artifacts, is regarded as the earliest example of Indian civilization। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, एज वी ऑल नो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत कुछ होना बाकी है। लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, बिकॉज अभी तक जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और जो मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, उनसे हम लोग इतना ही अभी तक समझ पाए हैं कि ये अर्लीस्ट इंडियन सोसाइटी सिविलाइजेशन थी। ठीक है, आप चाहो तो एक दिन बड़े हिस्टोरियन बन करके इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टेक्स्ट है उसको डिसाइफर कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू विद इंडियन हिस्ट्री। Now, India is considered one of the world's oldest continuing civilizations। इंडिया जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जो कि कंटिन्यू है, मतलब कि ये हजारों सालों पहले से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिविलाइजेशन थी अब नहीं है। ठीक है, ट्रेस करें अगर हम लोग इसके ओरिजिन को, तो ये हड़प्पन सोसाइटी तक जाती है। न्यूमरस स्कॉलर वर्क हैं जो ये बतलाते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो नेचर है वो हाईलाइट करता है डाइवर्सिटी, रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को। ओके, तो बर्नार्ड कॉर्न जो है 1971 में आइडेंटिफाई करते हैं 4 ब्रॉड मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस टू स्टडी इंडियन सिविलाइजेशन। कौन भैया हम लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन को पढ़ना चाहिए। पहला है कैटलॉग अप्रोच, दूसरा है कल्चरल एसेंस अप्रोच, तीसरा है कल्चरल कम्युनिकेशन अप्रोच, अप्रोचिंग इंडिया एज अ टाइप। ठीक है, these approaches provide distinct conceptual tools for analyzing Indian society and culture, which are elaborated in subsequent sections। ठीक है, तो अब बर्नार्ड कॉर्न की जो आइडेंटिफाई की गई 4 मेथोडोलॉजी थी उनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो द कैटलॉगिंग ऑफ ट्रेड्स। The cataloging of trades approach focuses on recording trades, institution and quality assumed to be essentially Indian। देखो, कहने का मतलब ये है कि कैटलॉग करना, ट्रेड एंड अप्रोचेस को लिखना, समरी बनाना, कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन करना, ऐसी चीजों का जो कि ओरिजिनली इंडियन लगे, बाय देयर टेस्ट, बाय देयर फीलिंग। बाय देयर टेस्ट, बाय देयर फीलिंग कहने का मेरा मतलब है कि पूजा करना। ठीक है, किसी भगवान को मानना, ये एक थोड़ा इंडियन चीज है। क्यों इंडियन चीज है? क्योंकि ये सभ्यता यहीं से पनपी है। कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता लगाना कि जो इंडियन है विदाउट एनी फॉरेन ट्रेड, जैसे कि अगर हम लोग साउथ इंडिया में किसी टेम्पल को विजिट करते हैं तो आपको वहां पे प्योर इंडियन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस का पता लगाना और एसेंशियली जो इंडियन क्वालिटीज हैं उनको एक तरह से कैटलॉग करना, एसेंशियली उन सारी चीजों को पहचानना। ये एनालाइज करता है
It analyzes variations and deviations through statistical measure like mean and mode. ठीक है, तो मीन एंड मोड हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. मीन क्या होता है कि सबको कैलकुलेट करके 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं और जितने काउंट के नंबर हैं उनका काउंट अगर 10 है और 10 नंबर का सम जो है वो 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10. तो 10 जो है वो आपका मीन है. मोड क्या है कि जो बहुत ज्यादा अकरिंग, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जिसका अकरेंस होता है, जैसे 1 1 1 1 2 है, तो इसका मोड क्या होगा? इसका मोड होगा 1. क्यों? क्योंकि 1 सबसे ज्यादा बारी आया. ये तो एक मैथमेटिकल टर्म हो गया मीन और मोड को समझाने का. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों को भी हम लोग वेरिएशन और डेविएशन निकालने के लिए, इन वेरिएशन और डेविएशन का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए, सिविलाइजेशन को समझने के लिए. वाइल इंडिया रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी इन जियोग्राफी, इकोलॉजी, रीजन, क्लास एंड रिलीजन, दिस मेथड एम्फसाइजेस लिस्टिंग ट्रेट्स दैट डिफाइन इंडियननेस. तो ये जो मेथड है कैटलॉगिंग ऑफ ट्रेट्स, ये क्या करता है कि इंडियननेस पे फोकस करता है. क्यों इंडियननेस पे फोकस करता है? क्योंकि इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफी है, इकोलॉजी है, वो बहुत ही ज्यादा रिच है, जिसकी वजह से किसी भी चीज को पिन पॉइंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है. तो क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग से कोई चीज समझनी हो सकती है, कभी हो सकता है कि किस पर्टिकुलर एरा के बारे में समझना है, तो इसीलिए हम लोग कभी कभी इंडियननेस पे फोकस करते हैं कि व्हाट इज इन रियलिटी एक्चुअली बिलोंग्स टू इंडिया. However, it is based on a preconceived notion of what it means to be Indian, which may differ from scholar to scholar. ठीक है, एक इंसान को लग सकता है कि जैसे ये एक मोड का ही एग्जांपल ले ले, तो ये मोड का एग्जांपल रियल लाइफ में कैसे वर्क करता होगा. मान लेते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कोई स्टेट है जिसका बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं. तो क्या होता है कि इसको मान लो कि कुछ इस प्रोविजंस में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया है. ठीक है, और इसको 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके ये बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो मान लो कि 1 और 2 जो है, 1 कोई एक तरह का कैटेगरी रिप्रेजेंट करता होगा, 2 कोई एक तरह का कैटेगरी रिप्रेजेंट करता होगा. ये सारे जो बॉक्सेस हैं ये 1 कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते होंगे, लेकिन ये जो बॉक्स है ये 2 कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है? भले ये हो सकता है कि ये भी एक तरीके का इंडियननेस हो और ये भी एक तरीके का इंडियननेस ट्रेट हो. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करें या फिर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करें, हम लोगों को इंडिया के इटसेल्फ बहुत सारी चीजों में चेंज देखने को मिलता है. तो ये भी हो सकता है इंडियन हो बाय इट्स ओन ट्रेड, ये भी हो सकता है कि इंडियन हो बाय इट्स ओन ट्रेड. तो बस एक मोड निकाल देना बस इस वजह से, क्योंकि ये नंबर्स में ज्यादा है और ये नंबर्स में कम है, क्योंकि मोड तो यहाँ पे 1 निकलेगा. तो क्या ये सही अप्रोच होगा कि हम लोग 2 को दरकिनार कर दें? तो यही बात करने की कोशिश की जा रही है कि एक्चुअली में क्या इंडियननेस का एक्चुअल ट्रेट है. ये स्कॉलर्स टू स्कॉलर डिफर कर सकता है. द कल्चरल एसेंस अप्रोच, ये जो कल्चरल एसेंस अप्रोच है वो ट्राई करता है फाइंड करने का बेसिक स्पिरिट और स्टाइल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. मतलब कि इनका एक किसी भी चीज को करने का मोटिव होता है. पूजा कर रहे हो तो उसका करने का कोई मोटिव होगा, कि कुछ करने का तरीका होगा. तो ये कल्चरल एसेंस जो है उस चीज को फाइंड करने की कोशिश करता है, रादर देन जस्ट लिस्टिंग ट्रेड्स, तरीके लिखने के बजाय उसकी स्टाइल और स्पिरिट को समझने की कोशिश करता है. ये फोकस करता है आइडियाज लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टॉलरेंस, ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल, विच आर सीन एज द रियल एसेंस ऑफ इंडिया. तो ये जो तरीका है ये क्या करता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारा फ्रेज है, टॉलरेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, भाई भाई होने के बारे में बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हम इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी को, इन सारी चीजों के बारे में बात करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही इंडिया का रियल एसेंस है. ठीक है, अनलाइक स्टैटिस्टिकल मेथड्स दिस एसेंस कैन नॉट बी मेजर्ड. ये जो तरीके हैं ये मेजर नहीं किए जा सकते हैं, भावनाओं को आप मेजर नहीं कर सकते हैं. इंस्टेड इट अंडरस्टैंड इन एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्टिव टर्म्स, डीपनिंग ऑफ डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन. मतलब कि ये भावनाओं पे बेस्ड चीजें हैं कि किस तरह से सोसाइटी वर्क करती होगी, किस तरह से लोग साथ में रहते होंगे, टॉलरेंस है. ठीक है, तो रीडिंग ऑफ कल्चरल एसेंस हो गया कि भावनाओं को समझना है, इंडियन स्पिरिट को समझना है. और इसके पहले हम लोगों ने देखा है कैटलॉगिंग ट्रेड्स, मतलब कि कुछ मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करके इंडियननेस को समझो, इंडियन सोसाइटी को समझो, इंडिया की पर्टिकुलर सिर्फ इंडियन चीजों को उठा करके उनको एनालाइज करो. ठीक है. Okay, so the third one, the study of cultural communication.
The cultural communication approach studies how civilization content is transmitted across different levels of society, emphasizing the structural integration of Indian civilization. ठीक है, देखो जो कल्चरल कम्युनिकेशन अप्रोच है ये सिंपली इस चीज की बात कर रहा है कि किस तरह से एक सिविलाइजेशन का दूसरे सिविलाइजेशन से ट्रांसमिशन हुआ, आदान प्रदान हुआ चीजों का, किस तरह से डिफरेंट लेवल ऑफ सोसाइटी में जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन है वो हुआ। जैसे कि कुछ सोसाइटीज जो हैं वो दूसरी सोसाइटी से बहुत भिन्न है, लेकिन इन दोनों में ऐसे क्या कम्युनिकेशंस स्टैब्लिश हुए कि ये आखिरकार पूरा एक सोसाइटी बनकर के उभरा। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैककिम मैरियट जो है वो कहते हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैककिम मैरियट और जो रॉबर्ट रेडफील्ड है वो कहते हैं या बतलाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन ना बहुत कुछ डिफिकल्ट वाली समझने वाली चीज नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर बंगाल के बारे में सोचते हैं, तो अगर हम लोग बंगाल के बारे में सोच रहे हैं तो दुर्गा पूजा जो है वो हम लोगों के माइंड में आता है कि वाओ दुर्गा पूजा बंगाल का कल्चर है, वहां होती है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन क्या ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता है? इवन जो बंगाली कल्चर है दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने का, वो अपने आप में एक जो तरीके कुछ होल्ड करते हैं वो सेम तरीके आपको बिहार, झारखंड, यूपी में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बाय डिफरेंट मेथड और डिफरेंट डिफरेंट नेम। तो डिफरेंट जगहों पे इंडिया में भी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है, जैसे कि मोस्टली बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे भी दुर्गा पूजा हम लोगों को सेलिब्रेट करती हुई दिखेगी। इवन हम लोगों को डाउन साउथ, मुंबई, महाराष्ट्र, हर जगह सेलिब्रेट करते हुए हम लोगों को दुर्गा पूजा दिख जाएंगे लोग। लेकिन ये जो बंगाल का कल्चर हुआ, ये क्या हुआ, ये ग्रेट कल्चर हुआ, और ये क्या हुआ, दूसरी जगहों पे सेलिब्रेट करना वो थोड़ा लिटिल कल्चर हुआ। ये तो मैं थोड़ा आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझा रही हूँ, तो शायद आपको ग्रेट और लिटिल में उतना डिफरेंस ना समझ में आए, लेकिन जो चीज यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, लेकिन इस चीज को बहुत ब्रॉडर तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, ग्रेट ट्रेडिशन हो गया। और ये चीज उसी आस्था और उसी एम्ब्रेसमेंट के साथ सेलिब्रेट की जा रही है, लेकिन एक छोटे पैमाने पर हो रहा है, तो ये लिटिल कल्चर हो गया, लिटिल ट्रेडिशन हो गया। ठीक है, तो रेडफील्ड और मैककिम जो है हम लोगों को इंसाइट प्रोवाइड करते हैं ग्रेट ट्रेडिशन का, जो कि इलीट और सांस्कृतिक कल्चर है। ठीक है, और जो लिटिल ट्रेडिशन है वो लोकल फोक प्रैक्टिसेस है। एक मतलब कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत, ठीक है, नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ देयर वर्क्स हाईलाइट द कांस्टेंट इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन दीज ट्रेडिशंस। तो ये जो इनका काम है मैरियट का और रेडफील्ड का, वो क्या करता है, हम लोगों को बतलाता है कि किस तरह से ये दोनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं और ये किस तरह से आपस में इंटरडिपेंडेंट है। जैसे अगर गांवों में अगर कोई चीज हो रही है, वही चीज शहरों में भी हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि शहरों में रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो ये उस पैमाने पर हो रही है जहां पे गांवों में ये चीज आमतौर पर नहीं हो सकती है, लेकिन भी यहाँ पे इंटरैक्शन है और दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट है, मतलब खुद से वो डिपेंडेंट है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। नाउ मैककिम मैरियट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिज्म। जो मैककिम मैरियट है वो एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोशियलाइजेशन, जो कि एक्सप्लेन करता है कल्चरल एक्सचेंज को। तो जो यूनिवर्सलाइजेशन है वो अकर होता है लोकल ट्रेडिशन में और इसको ऑब्जर्व किया जाता है इनटू ब्रॉडर ग्रेट ट्रेडिशन में। फॉर एग्जांपल लोकल गॉडेस सौरती बिकमिंग आइडेंटिफाइड एज गॉडेस लक्ष्मी ड्यूरिंग दिवाली। ठीक है, बहुत सारे इंडिया में हमारे एरिया है जहाँ पे लक्ष्मी को शौरती के रूप में पूजा जाता है, लेकिन जब दिवाली आती है तो हम लोग उसको लक्ष्मी के फॉर्म में ग्रेटर तरीके से पूजते हैं। तो ये क्या तरीका हुआ, ये हम लोगों को यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में बतलाता है, जो कि लोकल ट्रेडिशन को हम लोगों ने ग्रेटर ट्रेडिशन में अब्सॉर्ब कर लिया है, वो रिप्रेजेंट करता है। और जो पैरोशियलाइजेशन है वो क्या करता है कि अडॉप्ट करता है यूनिवर्सल ट्रेडिशन को लोकल फॉर्म में। जैसे कि नवरात्रि जो है वो लोकल विलेजेस में नौराता के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, तो हो सेम ही चीज रही है, बस नाम अलग है, चीजों को सेलिब्रेट करने का डिफरेंट तरीका है। यूनिवर्सलाइजेशन में क्या हो रहा है कि छोटी जगह से बड़ी जगह पे ट्रेडिशन ट्रांसफर हो रहा है, और पैरोशियलाइजेशन में क्या हो रहा है कि बड़ी जगह से छोटी जगह में चीजों का ट्रांसफर हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सली हो रहा है लोकली वो चीज करते हैं, और जो यूनिवर्सलाइजेशन है वहां क्या हो रहा है कि जो छोटी जगह है, जो छोटी जगह से चीजें शुरू हुई है उसको बड़े पैमाने पे किया जा रहा है।
रेडफील्ड जो है वो अपने आइडिया ऑफ फोक अर्बन कंटिन्यूम में आर्ग्यू करते हैं कि जो पेजेंट सोसाइटी है वो आइसोलेटेड नहीं है बल्कि लार्जर कम्युनिटी से लिंक है। पेजेंट्स कैसे लोग हैं जो कि बैरियर ऑफ लिटिल ट्रेडिशन है, वो अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो सोच है उसमें लिटिल ट्रेडिशन को होल्ड करते हैं, डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन विद अर्बन पॉपुलेशन कैरियर ऑफ ग्रेटर ट्रेडिशन। तो अर्बन पॉपुलेशन जो है, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो अपने आप में कैरियर ऑफ ग्रेटर ट्रेडिशन होते हैं, क्योंकि वही वो लोग हैं जो बड़े पैमाने पे ट्रेडिशन को इम्ब्रेस कर रहे हैं। ये हाईलाइट करता है म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ सिविलाइजेशनल सिस्टम। तो ये सारी चीजें क्या हाईलाइट करती हैं कि किस तरह से दोनों सोसाइटीज आपस में जुड़ी हुई हैं। दस जो कल्चरल कम्युनिकेशन अप्रोच है अंडरस्कोर्स द यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो कल्चरल कम्युनिकेशन से हम लोग इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि इंडिया में सच में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वेयर द लोकल एंड यूनिवर्सल ट्रेडिशंस को एग्जिस्ट थ्रू कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, जहाँ पे कंटिन्यूअस इंटरेक्शन की वजह से लोकल और ग्लोबल ट्रेडिशन जो है आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने कैटलॉगिंग सीखी कि किस तरह से लिस्टिंग की जा रही है, और लिस्ट के जरिए हम लोग सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन हम लोगों ने भावनाओं के बारे में बात की, स्पिरिट और स्टाइल के बारे में समझने की कोशिश की। फिर हम लोगों ने कल्चरल कम्युनिकेशन, जिसको मैकिम मैरियट और रेडफील्ड के जरिए हम लोगों ने ग्रेटर और लिटिल ट्रेडिशन के रूप में समझने की कोशिश की। नाउ वी विल स्टडी एनालाइजिंग इंडियन सिविलाइजेशन एज अ टाइप। The approaching India as a type approach. Popular amongst comparative socialists views Indian civilization not as unique but as one among many types of societies. Okay? तो अप्रोचिंग इंडिया एज अ टाइप मतलब को इंडिया को एक डिफरेंट तरीके से देखना बहुत ज्यादा पॉपुलर है अमंग्स कंपैरेटिव सोशलिस्ट्स। मतलब कि जो सोशलिस्ट्स अपना जो थ्योरी है, अपना जो कंक्लूजन है, वो किसी कंपैरिजन के बेसिस पे निकालना पसंद करते हैं, उन सब के बीच में ये जो थ्योरी है अप्रोचिंग इंडिया एज अ टाइप, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ये इंडिया को views Indian civilization not as unique but one among many types of societies। और इनको लगता है कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत कोई यूनिक नहीं है, लेकिन हाँ ये एक काइंड ऑफ सोसाइटी है। The focus is on identifying features India shares with other societies such as being a village-based or agrarian society to enable cross-cultural comparison। तो ये जो सोशलिस्ट हैं जो इस तरह के कंपैरिजन करते हैं, वो क्या करते हैं कि इंडिया जो एक कॉमनैलिटी को शेयर करता है दूसरी सिविलाइजेशन से या सोसाइटी से, कैसी कॉमनैलिटी, तो विलेज बेस्ड और एग्रीग्रेन मतलब कि गांवों की सोसाइटी और खेती बाड़ी की सोसाइटी जो अदर कम्युनिटी में भी होती है, लाइक अफ्रीकन वगैरह वगैरह, चाइनीज सोसाइटी, तो उन सबसे भी कंपेयर करके दिखता है। और ये जो पर्सपेक्टिव है हाईलाइट करता है प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, ट्रेडिशन एंड मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को, एग्जामिनिंग हाउ इंडिया इलस्ट्रेट्स बॉर्डर कल्चर, सोशल एंड हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स। और एग्जामिन करता है इस चीज को कि किस तरह से इंडिया जो है वो क्रॉस बॉर्डर कल्चर मतलब कि क्या आदान प्रदान हो रहा है नेबरिंग स्टेट से, कंट्रीज से, सोशल और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स के बारे में भी ये चीजें हम लोगों को बतलाती हैं। हाउएवर ये जो अप्रोच है अवॉइड करता है एनालाइज करना इंडिया का यूनिक इंस्टीट्यूशन को, मतलब कि इंडिया के जो यूनिकनेस वाली चीजें हैं उसको ये अवॉइड करता है, और सच एज कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम जो है ना, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो खुद में इतना यूनिक है कि ये तुम्हें कहीं किसी और सोसाइटी में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों को जो हमारा इंडियन सोसाइटी जो ये कंपैरिजन करने वाले जो सोशलिस्ट हैं ये इग्नोर करते हैं। कॉन के हिसाब से जो यूनिकनेस है उसको कंसिडर किया जाता है कि साइंटिफिकली इसको कंपेयर करना इम्पॉसिबल है इन दिस फ्रेम एज इट डज नॉट अलाउ फॉर जनरेशनल और क्रॉस कल्चर एनालिसिस। देखो कॉन के कहने का मतलब ये है कि इंडिया में ये इतनी यूनिक सोसाइटी है, हमारा कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वो इतना यूनिक है कि इसका कंपैरिजन होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी दूसरी ऐसा कास्ट बेस्ड सोसाइटी हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। अब ये जो अप्रोच है एम्फेसाइज करता है कंपैरिजन
कंपैरेटिबिलिटी पे ओवर यूनिकनेस पे। तो ये जो अप्रोच है एनालाइज करना इंडियन सिविलाइजेशन को एज अ टाइप, ये यूनिकनेस पे फोकस नहीं करता है, जो टाइप है वो क्या कह रहा है, उसमें क्या यूनिक पार्ट्स हैं उस पे फोकस नहीं कर रहा है, रादर देन वो एक टाइप बना करके दूसरे टाइप से इंडियन सोसाइटी को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इंडिया विद इन ग्लोबल सोशियोलॉजिकल टाइप्स रादर देन फोकसिंग ऑन इट्स डिस्टिंक्टिव ट्रेट। वही मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इसके यूनिकनेस पे फोकस ना करके इसको जस्ट कंपेयर किया जा रहा है दूसरे सोशलाइजेशन सिविलाइजेशन से, सोशल कम्युनिटीज से और सिविलाइजेशन से। ओके, तो एक बार इसको मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ। मैं बार बार इस पे इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो कैटलॉगिंग में हम लोगों ने क्या किया कि जो कुछ भी सोशल कल्चरल और ट्रेडिशनल चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही थी सबका एक एक लिस्ट बनाया गया। ठीक है, तो कैटलॉगिंग में सिंपल आप समझ सकते हो, इसको लिस्ट बनाना है। ठीक है, रीडिंग ऑफ कल्चरल एसेंस, यहाँ पे भावनाओं की बातें की गई हैं, लाइक जो इंडियन कल्चर है, सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, उसकी स्पिरिट और स्टाइल को समझने की बात की गई है। ठीक है, और ये साइंटिफिक नहीं है, जैसे कि ये जो चीज था लिस्ट बनाना, फिर मीन एंड मोड के थ्रू इसको एनालाइज करना, स्टैटिस्टिक्स लगाना, उस तरह से ये जो रीडिंग ऑफ कल्चरल एसेंस है ये इसको हम लोग नाप तोल नहीं सकते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन, तो ये स्टडी ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा है। और एक बात, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन ये हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन जरूर आए। ठीक है, मतलब कि व्हाट इज लिटिल ट्रेडिशन, व्हाट इज ग्रेट ट्रेडिशन। और मैकिम मैरियट और ये जो रॉबर्ट रेडफील्ड है ना, इनके नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और स्टडी ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन में लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एनालाइजिंग इंडियन सिविलाइजेशन एज अ टाइप में हम लोगों ने देख ही लिया है कि इंडिया की जो यूनिकनेस है उस पर फोकस ना करते हुए जो सोशलिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और जो रियल एसेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसको भूल जाते हैं। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो किस चीज का, इसमें आप एग्जांपल देते हो कास्ट सिस्टम का, जहां पे आप ये बताएंगे कि कास्ट सिस्टम जो इंडिया का है वो किसी अनकंपेरेबल है, किसी से भी इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इंडियन सिविलाइजेशन का जो ज्योग्राफी है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। आई हैव गिवन दिस एग्जांपल सो मेनी टाइम्स दैट इफ यू विल गो टू कन्याकुमारी यू विल फाइंड हॉट बीचेस, एंड इफ यू विल गो टू कश्मीर यू विल फाइंड माउंटेन्स एंड कोल्ड। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि जो मच ऑफ द डाइवर्सिटी है, जो इंडिया में बहुत सारा जो डाइवर्सिटी है वो उसके रीजनल वेरिएशन से समझा जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं शादियों वाला लेती हूँ कि अगर हम लोग देखेंगे, मान लो कि ये वेस्ट बंगाल है और ये कोई बिहार का स्टेट है, ठीक है, या फिर कोई राजस्थान का स्टेट है। तो I am not very sure about the culture of Rajasthan. Maybe there is a possibility that Rajasthani people may consume meat during their wedding celebration, but in so many communities or societies, eating meat during something auspicious is kind of not usual. ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, let me take an example of a बिहारी जैन फैमिली। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कुछ भी, ये लोग तो कभी भी मीट कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ सोसाइटी है तो वहां पे मीट को कंज्यूम करना, फिश को कंज्यूम करना ड्यूरिंग वेडिंग रिचुअल, इट इज नॉट ओके। बट अगर हम लोग वेस्ट बंगाल पहुंच जाते हैं तो वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिश को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, और ऑस्पिशियस माना जाता है उसको वेडिंग कल्चर और बहुत सारे ट्रेडिशंस में, दुर्गा पूजा वगैरह में भी इंक्लूड किया जाता है। एज आई हैव कम टू नो दिस फैक्ट दैट ड्यूरिंग सम डे ऑफ दुर्गा पूजा बंगाली पीपल ऑफर इलिश फिश टू दुर्गा माता। सो एंड विद सम पार्ट ऑफ इंडिया सैक्रिफाइसेस होते हैं। Nowadays I have seen or heard a lot of things कि जो sacrifices, bull sacrifices हुआ करते थे उनको अब just किसी vegetable से replace कर दिया गया है वगैरह वगैरह। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वेस्ट बंगाल में फिशेस का इतना यूज हो रहा है? क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल है इसके पास बे ऑफ बंगाल है, गंगा रिवर है। तो क्या होता है कि यहाँ पे फिश इजीली अवेलेबल है। क्या है कि वहां की ज्योग्राफी में फिश अवेलेबल है, इसीलिए वहां के ट्रेडिशन में भी फिश अवेलेबल है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको हम लोग बहुत हद तक ज्योग्राफी से समझ सकते हैं। Further, it is the basic physiography of India that has provided a broad framework for a persistent historical culture and political pattern. तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये इंडिया का जो फिजियोग्राफी, मतलब कि आसपास का जो एनवायरमेंट है, माउंटेन है, बीचेस हैं, रिवर्स हैं, ये जो हैं इन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क दिया है हिस्टोरिकल और कल्चरल पैटर्न को। कैसे दिया है, इसका एक एग्जाम्पल क्या बन सकता है? इसका एक एग्जाम्पल ये बन सकता है कि अगर आप देखो, ये मान लो कि कुछ इंडिया का
Okay, I'm really very sorry for the maps of India. ठीक है, I really don't want to disrespect the map of India, but right now, for the purpose of understanding, I have to make these. I don't know what kind of maps. तो अगर आप इमेजिन कर पाओ तो ये नॉर्थ का एरिया है मान लो, ठीक है, ये वेस्ट का एरिया है, ये ईस्ट का एरिया है, ये साउथ का एरिया है। तो ये वाला जो एरिया है, हम लोगों को पता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा इस्लामिक इन्वेजन्स हुए हैं, जिस वजह से अगर हम लोग देखें तो जिस तरह के टेम्पल्स हम लोगों को साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, उस तरह के टेम्पल्स हम लोगों को नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि कल्चरली ये जो एरिया था, सॉरी ज्योग्राफिकली ये जो एरिया था, ये लैंड लॉक्ड था, ठीक है। इस साइड से जो लोगों के लिए आ पाना था यहाँ बहुत ही ज्यादा आसान था। मैं आपको बता दूं कि शिप से ट्रैवल करना, बाय सी ट्रैवल करना, ये बहुत कोई इजी कप ऑफ टी नहीं हुआ करता था पहले के जमाने में। इस वजह से ये एरिया बहुत ही ज्यादा मासूम प्यारा सा एरिया हो गया, जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेजन्स हुए, जिसकी वजह से इस एरिया की कल्चर में, रिलीजन में फर्क पड़ा। और ये जो साउथ इंडिया वाला एरिया है, ये आई वोंट से कि अनटच्ड है बिल्कुल किसी भी इन्वेजन से, बट मोस्टली ये अनटच्ड रहा एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे उस तरह का ट्रेडिशन जो सम हाउ स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, उससे ज्यादा रिलेट कर पाता है, ठीक है। यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। नाउ कौन lists out 3 zones into which India may be divided in a broad geographical way। तो कौन जो है वो इंडिया को 3 भागों में बांटते हैं, जो उनके हिसाब से इंडिया को कम से कम इन 3 मेजर ज्योग्राफिकल हिस्सों में बांट किया जा सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर जोन्स या फिर पेरिनियल जोन्स, द रूट जोन्स, द जोन्स ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन, ठीक है। अब सबका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो पेरिनियल या फिर जो न्यूक्लियर जोन है, उसमें क्या है कि जो पेरिनियल जोन है इंडिया के, वो मेनली फर्टाइल हैं, वहाँ पे रिवर बेसिन्स हैं, प्लेन्स है और डेल्टाज हैं। एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आप रिवर बेसिन्स का, सबसे पहले माइंड में आएगा गंगा, ठीक है, कावेरी, ये सारे हमारे रिवर बेसिन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, हैव हिस्टोरिकली सर्व्ड एज द कोर एरियाज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। अगर हम लोग थोड़ा सा किसी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को माने, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जब डिक्लाइन हुई, तो उसके बाद वो जो लोग कुछ बचे, या फिर जो लोग जिन्होंने टू द ईस्ट ट्रैवल किया, वो गंगा के किनारे ही बसे। तो ये सारे जो रिवर बेसिन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं या बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स का शुरुआत हुआ, ठीक है। दीज रीजन्स आर कैटेगराइज्ड बाय डेंस पॉपुलेशन। ये जो रीजन्स हैं, ये डेंस पॉपुलेशन से कैटेगराइज होते हैं। सेटल्ड एग्रीकल्चर यहाँ देखने को मिलता है, वाइब्रेंट ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट्स गुड, एंड द इमर्जेंस ऑफ मेजर सिटीज मेकिंग देम सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी जो जगहें हैं, क्योंकि यहाँ पे अब लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खाने को इनफ सामान मिल रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनका माइंड जो है वो विकसित हो रहा है। अब उनको क्या है कि अब वो लोग कुछ और भी कर पा रहे हैं, क्राफ्ट कर पा रहे हैं, ट्रेड कर पा रहे हैं, वाइब्रेंट कल्चर बना पा रहे हैं, ठीक है। और बाद में यही जाकर के सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटी बनते हैं। बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया हैव सच न्यूक्लियर जोन्स। अब बोथ नॉर्दर्न पार्ट भी और सदर्न पार्ट भी, दोनों के पास अपने अपने पेरिनियल न्यूक्लियर जोन्स हैं। तो आगे देखते हैं, ईच विथ डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक एंड एग्रीकल्चरल ट्रेडिशंस शेप्ड बाय ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट। दोनों का अपना अपना ज्योग्राफी है, अपना अपना लैंग्वेज है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि द अर्लीस्ट न्यूक्लियर जोन एज गांधार अराउंड पेशावर। तो जो नॉर्दर्न इंडिया में क्या है कि अर्लीस्ट न्यूक्लियर जोन जो था वो गांधार, कुछ अगर ये इंडिया का मैप मैं कह लूं, ठीक है, तो कुछ इस एरिया के आसपास, पाकिस्तान वाला जो रीजन है नाउअडेज, यहाँ पे गांधार के आसपास पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है, एक्टेड एज अ गेटवे फॉर इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक पेरेनियल जो जोन था, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया था, और इस जगह ने, गांधार ने सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया से लोगों को अट्रैक्ट किया कि वो यहाँ आए, ठीक है। Other major zones included the Satluj Yamuna Doab and Ganga Yamuna Doab, home to the cities like Kurukshetra, Kannauj, Delhi and Agra with rich political histories. ठीक है, मैंने आपको भी गंगा के बारे में बताया थोड़ा सा। उसी तरह से जैसे कि एक गांधार है, फिर हम लोगों को सतलुज यमुना दोआब देखने को मिलेगा, गंगा यमुना दोआब देखने को मिलेगा, जिसके किनारे किनारे कुरुक्षेत्र, कन्नौज के राजा कौन थे?
जरा बताओ, देखूं आपको कितना याद है कन्नौज के राजा कौन थे। नाउ तो कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र, कन्नौज, दिल्ली, आगरा, ये सारे जो पॉलिटिकली रिच हिस्ट्रीज होल्ड करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, उनका उदय यहाँ पे होता है इन्हीं नदियों के आसपास। नाउ एडिशनल जोन्स वर कोशाला, सेंट्रल उत्तर प्रदेश, बंगाल और सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का मतलब होता है गुजरात। ईच विथ डिस्टिंक्ट क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज। तो जो और इसके अलावा जो कुछ पेरेनियल जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? कोशाला, ठीक है, जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश में है, फिर बंगाल है, सुश्रुत कौन थे पहले? सुश्रुत, मैं अगर अभी नाम निकल गया तो मैं बतला देती हूँ। ही इज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, ठीक है। तो नाउ अब देखते हैं सौराष्ट्र जो है, तो सौराष्ट्र गुजरात, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से अपने खेती करने के तरीके, पैटर्न्स और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज के साथ यहाँ पे भी हम लोगों को पेरिनियल जोन्स देखने को मिलते हैं। सदर्न इंडिया में देयर वर 5 मेजर न्यूक्लियर जोन्स, 5 मेजर न्यूक्लियर जोन्स थे। आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मैसूर, केरला, और आंध्रा में तेलुगु स्पीकिंग लोग रहते हैं। यहाँ पे हम लोगों को फर्टाइल डेल्टा देखने को मिलेगा गोदावरी और कृष्णा का। रिसेंटली आई हैव विजिटेड आंध्रा, so somewhere I'll put some pictures or video clips of Godavari. I was really happy to see Godavari and Krishna, because the last time I visited Andhra, I saw Krishna very thin, like I was disheartened by the feeling, but this time Godavari and Krishna both were full and I was happy. I love rivers. So now Tamil Nadu, Tamil speaking site of Chola and Pandya kingdoms based on Kaveri Delta, agriculture and dense settlements. ठीक है, तमिलनाडु में हम लोगों को चोला और पांड्या जैसे किंगडम्स देखने को मिलते हैं। वी ऑल नो चोला एंड पांड्या कितना ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। अगर आपको थोड़ा सा भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो जाकर के पोनियन सेल्वन देखना, मे भी उसमें जो कुछ भी बताया गया वो पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन आपको मजा आएगा, कुछ रिलेटेबिलिटी लगेगा आपको इतिहास से। ठीक है, ये सारे जो हैं ये कावेरी डेल्टा पे बेस्ड हैं। तो हो गया। अब महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं। प्रैक्टिसिंग ड्राई एग्रीकल्चर, मिलेट, मीज, ग्राम, ये सारी चीजें जो हम लोगों को महाराष्ट्र से देखने को मिलती हैं। नाउ मैसूर, कर्नाटका, कन्नड़ा स्पीकिंग लोग रहते हैं। सिमिलर इन एग्रीकल्चर टू महाराष्ट्र, ऑल्सो कैटेगराइज्ड बाय ड्राई फार्मिंग। यहाँ पे भी आप लोगों को मिलेट्स का जो उत्पादन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। केरला, क्यों यहाँ पे मिलेट्स वगैरह का उत्पादन ज्यादा हो रहा है? क्योंकि कहीं थोड़ा जो जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी होती है वहाँ पे मिलेट्स लोग उगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन लोगों को कम पानी की जरूरत होती है। नाउ केरला में मालाबार, डिस्टिंक्ट ड्यू टू द वेस्टर्न घाट्स एंड हाई रेनफॉल्स, प्रैक्टिसिंग वेट राइस कल्टिवेशन एंड नोटेड फॉर यूनिक सोशल प्रैक्टिसेस लाइक नयार, मार्टिलिनी। तो ये जो केरला मालाबार है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, हाई रेनफॉल्स है। अब इस प्रैक्टिसिंग की वजह से यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि चावल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है। नाउ दस द पेरिनियल न्यूक्लियर जोन्स ऑफ इंडिया बिकेम द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। वाओ, आई लव द वर्ड क्रेडल। सो जो पेरिनियल न्यूक्लियर जोन है इंडिया का, वो क्रेडल बन जाता है, मतलब कि वो गोद है एक तरह से धरती माँ की, जहाँ पे ये सारी सिविलाइजेशंस जो हैं फलती और फूलती हैं। Shaping religion, cultures, languages, agriculture and political histories, while also fostering diversity within unity. Okay, तो ये सारी जो सब कुछ चीजें हैं सब मिलकर के लैंग्वेजेस को, कल्चर्स को, एग्रीकल्चर को शेप करती हैं। Now, the root zones के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मालवा provided a typical example of a root zone. It connects in northern India with the west coast and Deccan. तो मालवा वाला जो एरिया है, समझो कि ये भारत है, यहाँ कहीं पे मालवा का एरिया है, और ये नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करता है किससे? वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करता है, वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करता है और डक्कन से कनेक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर द इन्वेडर्स एंड ट्रेडर्स टू रीच न्यूक्लियर जोन्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज अ डिस्टिंक्ट कल्चर रीजन लेइंग टुवर्ड्स साउथ ऑफ अरावली रेंजेस। इट इज अ सेमी एरिड region. The root zones have no unified and precedent political tradition. Socially and culturally, they are mosaics rather than having distinctive culture and social structure. They are areas of settlement of migrant population. देखो, सब कुछ यहीं से डिसाइड हो जाता है कि let me take a map of Malwa first. So here we have a quick map of Malwa.
तो मालवा वाला जो एरिया है ये क्या कर रहा है, इस एरिया का आपस में कुछ अपना ट्रेडिशन नहीं है कह सकते हैं। ये एक सेमी एरिड एरिया है, सूखा, बारिश हो जाती है, ठीक है, हल्का हल्का। तो ये जो एरिया है ये क्या करता है कि ये नॉर्थ के लोगों को साउथ से जोड़ने की कोशिश करता है और दक्कन जैसी जगहों के लिए एक गेटवे होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं थोड़ा। तो मालवा जैसा जो रीजन है वो टिपिकली रूट जोन है, जहां से कनेक्शन होता है नॉर्थ इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट और दक्कन से। अब ये एक पैसेज की तरह एक्ट कर रहा है इन्वेडर्स के लिए, तो ये न्यूक्लियर जोन बन जाता है कि यहाँ से पैसेज हम लोगों को मिल जाएगा। इट इज अ डिस्टिंक्ट कल्चर रीजन, जहाँ पे हम लोगों को साउथ में अरावली रेंजेस देखने को मिलेंगे, सेमी एरिड एरिया है, और जो रूट जोन है हैव नो यूनिफाइड एंड प्रेसिडेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो ये जो रूट एरियाज हैं इनका अपना कोई भी कुछ खास कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एरिया नहीं होता है। सोशली एंड कल्चरली हम लोग कह सकते हैं कि ये मोज़ैक है। मतलब आपने देखा है, एक हम लोगों को एक टाइम पे एक ट्रेंड चला हुआ था कि बहुत सारे पिक्चर्स डाल देने हैं, वो एक मोज़ैक बना देगा, छोटे-छोटे पिक्चर्स। तो यही कहने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे कल्चरल सोसाइटीज का मिक्सचर है एक तरह से, इसका कोई भी खास डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो माइग्रेशन पॉपुलेशन है बेसिकली। द जोन ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन, ऐसी जगह जो रिलेटिवली आइसोलेटेड रही हैं, जैसे द जोन ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन इन इंडिया आर जियोग्राफिकली लेस एक्सेसिबल एंड लेस फेवरेबल फॉर डेंस ह्यूमन सेटलमेंट। तो जो जोन है रिलेटिव आइसोलेशन का इन इंडिया, ये मतलब जियोग्राफिकली ये लेस एक्सेसिबल है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों का आना जाना नहीं रहा है, और यहाँ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो सेटलमेंट है, वो उतनी ज्यादा डेंस नहीं रही है, जिसकी वजह से हार्श क्लाइमेट और ऑफन हार्श क्लाइमेट और माउंटेन टेरेन्स भी इसके लिए जिम्मेदार है। दीज एरियाज टिपिकली हैव sparse population and distinct cultural tradition shaped by limited interaction with surrounded region। तो सिंपली यहाँ पे कम लोग रहते हैं, इनका कल्चरल ट्रेडिशन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। अब नॉर्थ इंडिया में ऐसे कुछ सेवरल जोन्स हैं, जैसे कि नॉर्दर्न जो आर्क है बलूचिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का, इनहैबिटेटेड है क्यों? क्योंकि ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ पे इस्लामिस्ट थोड़ा सा ट्राइब रहते हैं। गिलगिट और जम्मू कश्मीर जो है यूनिक कल्चरल ब्लेंड रखता है खुद में हिंदू इन्फ्लुएंस के साथ साथ, ठीक है। हिमालयन फुटहिल्स जो है, जहाँ पे नेपाल, भूटान, सिक्किम और आसाम प्लेन्स है, मार्क करते हैं बाय डुअल इन्फ्लुएंसेस ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म को, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो है, यहाँ पे आप लोगों को बर्मा बॉर्डर देखने को मिलेगा, म्यांमार वाला एरिया मिलेगा। होम है किसका घर है? ये बहुत सारे ट्राइब्स का घर है जो कि साउथ ईस्ट एशियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। राजपूताना, मारवाड़ तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। सिंस 10th century settled by Rajputs and refugees of Muslim invasions who integrated their culture with scattered tribal groups। मतलब कि जो राजपूताना और मारवाड़ वाला जो एरिया है राजस्थान का, वो 10वीं शताब्दी के आसपास से वहां पे राजपूत रह रहे हैं और कुछ मुस्लिम इन्वेजन के रेफ्यूजीज रह रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे अपनी स्कैटर्ड ट्राइबल ग्रुप्स को सेटअप कर लिया है। और सेंट्रल एशिया में हम लोगों को दो सिग्निफिकेंट आइसोलेटेड एरिया मिलते हैं। पहला तो है विंध्या बेल्ट, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है एक्सटेंडिंग थ्रू ईस्टर्न गुजरात, नर्मदा वैली एंड ईस्टर्न बनारस रीजन। तो ये जो विंध्या का बेल्ट है ये ईस्टर्न गुजरात मतलब कि पूर्वी साइड ऑफ गुजरात के साइड तक, और नर्मदा वैली और बनारस रीजन में इसका एक्सटेंड है। फिर हम लोगों को हिली टेरेन ऑफ विंध्यास देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये नॉर्दर्न माउंटेन्स को कवर, नॉर्दर्न महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न ओडिशा और साउथ ईस्टर्न बिहार को कवर करता है। ओवरऑल दीज आइसोलेटेड जोन्स नर्चर्ड डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज, ट्राइबल ट्रेडिशंस एंड मिक्स्ड इन्फ्लुएंस्ड व्हाइल रिमेनिंग रिलेटिवली लेस इंटीग्रेटेड कंपेयर टू द पेरेनियल फर्टाइल जोन्स। तो ये जो आइसोलेटेड एरियाज हैं उतना इनको परेशान नहीं किया गया है जितना पेरेनियल एरियाज को किया गया है, क्योंकि वहां पे ह्यूमंस की जो नीड थी उनके हिसाब से ज्यादा चीजें अवेलेबल थी, ठीक है। देखो, अ विलेज इन लद्दाख रीजन इज रिलेटिवली आइसोलेटेड ड्यू टू हाई माउंटेन रेंजेस। कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ, कोई भी नहीं। व्यूइंग इंडिया फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव, तो जो सोशल स्ट्रक्चर है और कल्चर है इंडिया का, इंडियन सिविलाइजेशन का, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है कहाँ? हिस्ट्री में और रिलीजियस पास्ट में, जहाँ पे रिलीजन को, इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड
कहा जा सकता है, बहुत ये सब आपस में मिले जुले हैं। Myths such as those of sacred kingship were often used to legitimize political authorities. आप लोग आगे जाकर के पुराण इतिहास वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो राजा महाराजा, चाहे वो नदन किंग हो या सदन किंग हो, सबकी ये टेंडेंसी रहती थी कि वो अपने आप को किसी सुपीरियर गॉड की अथॉरिटी से अपनी लिनियज को लिंक करते थे और कहते थे कि मैं इस पर्टिकुलर गॉड का, गॉडेसेस का मैं वंशज हूं, तो दिस इज माई अथॉरिटी, दिस इज माई क्लेम कि मैं इस जगह पे राज कर सकूं। तो ये लेजिटिमाइजेशन का एक प्रोसेस था। तो सक्सेसिव इन्वेजन, माइग्रेशंस एंड इंडियाज अकोमोडेटिव रिलीजन्स enriched the population, giving it a pluralistic character. इन्वेजन्स होने की वजह से, माइग्रेशन होने की वजह से, और इंडिया का जो एकोमोडेट कर लेने का जो टेंडेंसी है ना कि ठीक है सबको वो अपने पास रख लेगा, इस वजह से जो इसका कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा इनरिच हो गया है, बहुत ज्यादा इसमें बढ़ोतरी है। तो स्ट्रक्चरली इंडियन सोसाइटी जो है ये सेगमेंट में है और स्टेरिफाइड है, मतलब कि टुकड़ों में थी, जहां पे हिंदुइज्म जो है वो फंक्शन करता है एज फ्लेक्सिबल वे ऑफ लाइफ रादर देन अ डॉक्टरल रिलीजन। मतलब इसका डॉक्ट्रिनल रिलीजन का मतलब होता है कि एक ग्रंथ है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ उसी के हिसाब से होना चाहिए, और एनीथिंग विच गोज आउट ऑफ दैट थिंग दिस इज नॉट गुड, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो हिंदुइज्म है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ठीक है आपको जिस तरह से रहना है, जो भी वे आपको कन्विंस कर पा रहा है आप वैसे रह सकते हो। द सब कॉन्टिनेंट नर्चर्ड diverse religions like Buddhism, Jainism and Sikhism, while also assimilating इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है वो इंडिया में उनकी शुरुआत नहीं हुई थी, ये सारे रिलीजन्स बाहर से आए हैं। इंडिया के जो रिलीजन थे वो बुद्धिज्म थे, जैनिज्म थे और सिखिज्म जैसे रिलीजन्स थे। तो लेकिन इसके साथ साथ जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, इसको भी इंडिया ने नर्चर किया है। द इंड्यूरिंग वर्ण जाति ऑर्डर हैज बीन सेंट्रल इन शेपिंग इंडियन सोशल लाइफ। तो जो वर्ण जाति ऑर्डर है इसने क्या किया है कि इंडिया का जो सेंटर है उसको शेप, इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको शेप करने में बहुत ही ज्यादा अपना योगदान दिया है। एक्सटेंडिंग इवन इनटू इनकमिंग रिलीजन्स, इसकी वजह से ही बहुत सारे रिलीजन्स भी उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, जैसे कि जैनिज्म, सिखिज्म, बहुत हद तक जो विभिन्नताएं थी, जो डिफरेंसेस थे बेसिक वैदिक हिंदुइज्म प्रैक्टिसेस में, उसको दूर करने के लिए या फिर अपने वेस को प्रेजेंट करने के लिए लाए गए थे। Caste and kinship continue to influence social networks, power dynamics, and identity, as seen in practices like jati endogamy, genealogical rituals at Gaya and Haridwar, and kin-based feuds that restrict social mobility. ठीक है, कास्ट और जो किंगशिप जो है वो कंटिन्यूटी के साथ हम लोगों को देखने को मिलती है और ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालती है सोशल नेटवर्क में, पावर डायनेमिक्स में और आइडेंटिटी में। कैसे कास्ट और किंगशिप हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रखती है सोशल नेटवर्क में, कैसे ये रोल प्ले करता है। अगर इंडियन कास्ट सोसाइटी की बात की जाए तो एज बैक देन क्या होता था कि कुछ लोग अपने आप को एक दूसरे से ऊपर समझते थे, तो वो चाहते थे कि हमारी जो पावर्स है हमारे ही हाथ में रहे, वो किसी और के हाथ में ना जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस बना दी जिसकी वजह से सोशल नेटवर्क जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। जाति एंडोगेमी की वजह से, जीनोलॉजिकल रीजन्स की वजह से उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए जिससे रिस्ट्रिक्शन हो गया, सोशल मोबिलिटी उतना नहीं हो पाया जितना पहले के जमाने में हुआ करता था। तो कुछ और रिचुअल्स भी हैं जैसे कि गया और हरिद्वार में आफ्टर डेथ जाकर के किसी के लिए पूजा वगैरह करना, तो ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो परसेप्शन है ऑफ इंडियाज फ्रैगमेंटेशन सोशल ऑर्डर बिगैन टू शिफ्ट इन द 19th सेंचुरी विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन जो इंडिया में ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड ऑल, तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती हैं। कैसे शिफ्ट होने लगती हैं? विद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म 19th सेंचुरी के बाद चीजें बदलने लगती है। नेशनलिज्म का आइडिया क्या होता है कि ऐसे लोग जो है वो आपस में खुद को एक मानने लगते हैं, भले ही वो किसी एक जाति धर्म से ना आए, लेकिन उनके मन में ये भावना होती है कि हम सारे लोग जो है एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वी हैव अ पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी एंड वी शुड फाइट फॉर इट। ठीक है, तो विच एम्फसाइज्ड इंडिया एज अ यूनिफाइड नेशन, जिसकी वजह से जो इंडिया है आज हम लोग देख पा रहे हैं यूनिफाइड नेशन के तौर पे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद 1947 में इंडिया जो है डिक्लेयर करता है खुद को सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि इंडिया किसी भी धर्म का पालन पर्टिकुलरली नहीं करता है, ये सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करता है। जहां पे जो सेक्युलरिज्म है वही कि सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करता है, एब्सेंस ऑफ एनी रिलीजन। अब नाउ
नेशनल सिंबल्स जो है वो री करते हैं इंक्लूसिविटी, द बुद्धिस्ट व्हील ऑन द फ्लैग, द लायन एम्बलम ऑफ अशोका एंड द नेशनल एंथम जन गण मन रिस्पेक्टिंग मल्टीपल पीपल एंड रीजन्स। तो जो पूरा एक सिस्टम बिल्ड किया गया नेशन का, तो वहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि अलग अलग कल्चर्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे कि जो बुद्धिस्ट व्हील है अशोका का, वो हम लोगों को देखने को मिलता है हमारे नेशनल फ्लैग में। फिर जो जन मन गाना है, ये बहुत सारे रीजन्स को, इंडियन पीपल को ट्रिब्यूट पे करता है, रिप्रेजेंट करता है उनको, ठीक है। और लीडर्स लाइक जो जवाहरलाल नेहरू है, वो सॉट टू हाईलाइट इंडियाज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अपनिंग इट्स कैपेसिटी टू ऑब्जर्व एंड रीशेप फॉरेन एलिमेंट्स। तो इंडिया का जो कैपेसिटी है कि वो हर किसी को अपना लेता है, उसके कल्चर का रिस्पेक्ट करता है, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करता है, तो इस चीज की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज best example of a product of assimilation, pluralism and historical continuity, where diversity has been integrated into a larger framework of unity. तो Indian civilization जो है वो बहुत बड़ी है, pluralism, historical continuity देखने को मिली है, एसिमिलेशन मतलब कि कोई नई जानकारी मिली तो उसको समझने, मतलब एक नई कल्चर को समझने के लिए वो हमेशा तैयार रहे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, डाइवर्सिटी हैज बीन इंटीग्रेटेड, इन सारी चीजों की वजह से डाइवर्सिटी इंटीग्रेट हुई है और लार्जर फ्रेमवर्क में यूनिटी हम लोगों को मिल पाई है। नाउ डिस्कोर्सेस ऑन इंडिया सिविलाइजेशनल यूनिटी। तो जो क्वेश्चन है, the question of India's civilizational unity has been debated, मतलब कि डिस्कशन जो है इंडिया की सिविलाइजेशन यूनिटी के बारे में, इस बारे में लोग बहुत बातचीत करते हैं, with 3 main views highlighted by Imbre in 1989। तो एम्ब्रे जो है वो 3 मेन व्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं 1989 में। सबसे पहला है डिनायल ऑफ यूनिटी, ठीक है। द व्यू सपोर्टेड बाय colonial scholars like Strachey and reflected in work such as Hobson Jobson argue that India is merely a collection of distinct religion, perennial nuclear zones and isolated areas with diverse geographies and culture। तो कुछ जो लोग हैं वो डिनाई करते हैं कि इंडिया में ऐसी कुछ खास यूनिटी नहीं है। और ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये कॉलोनियल स्कॉलर्स हैं। मतलब कि जब भारत जो है, इंडिया का जो भारत है वो इंग्लैंड का एक उपनिवेश हुआ करता था, तो उस समय पे जो उस समय के इंग्लिश मैन थे, वो लोग इस तरह की सोच रखते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेची हैं, और इसके अलावा उनकी जो एक उनका वर्क है हॉब्सन एंड जॉब्सन, एक किताब होगी, आर्टिकल होगा, कुछ भी होगा, उसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया जो है वो मेरली, मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, पेरिनियल जोन्स हैं, कुछ रीजन्स हैं, मतलब यहाँ वहाँ की जगहें हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिटी है और कल्चर है। From his perspective, any sense of unity was artificially created by colonial conquest and would not last beyond imperial rule। उनके हिसाब से किसी भी तरह की जो यूनिटी है वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है टू द कोर ऑफ इंडिया। मतलब कि एज सच कुछ यूनिटी है नहीं, हम लोग आए हैं, हम लोगों की वजह से जो भी यूनिटी है वो यहाँ पे है, ऐसा उनका कहना है। नाउ असर्शन ऑफ यूनिटी। इन कॉन्ट्रास्ट, इंडियन नेशनलिस्ट्स एंड लीडर, फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1885 एम्फसाइज करता है कि जो फिजिकल और पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजन यूनिटी है ऑफ इंडिया की, ये सिविलाइजेशनल रियलिटी है। जो असर्शन ऑफ यूनिटी है वो ये कहता है, जहाँ पे इंडियन नेशनलिस्ट, इंडियन लोग और लीडर्स खुद के बारे में बात करते हैं, वहां पे वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो सिविलाइजेशनल रियलिटी है वो कोई मिथ नहीं है, वो रियलिटी है, असलियत है। वो रिजेक्ट करते हैं कॉलोनियल क्लेम्स को ऑफ फ्रैगमेंटेशन और स्ट्रेस करते हैं दैट ऑन ओवर आर्किंग इंडियन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड डिस्पाइट रीजनल डिफरेंसेस। वो कहते हैं कि रीजनल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम लोग सब साथ साथ रहा करते थे। तो बाहर के लोग हम लोगों को फोर्सफुली कह रहे हैं कि no, we are different, we are fragmented, but the people who belong to this nation, to this land, they are saying कि no, we are one, we are united। ठीक है, हमने अपने जो चैप्टर है उसको पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। नाउ इट्स टाइम कि हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स को देखें। एज यूजुअल आई वोंट डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर, बट मोस्ट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको फ्यूचर में जब आपको पढ़ने का हो, कोई क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने हैं, तो आप इसको वीडियो चला के भी दोबारा देख सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको लिख लो, व्हाटएवर सूट्स यू। ठीक है,
So after finishing the whole book, what we are going to do, we are going to deal with some important questions which in which we will include some previous year questions, or the assignment questions. Remember, assignment questions are super duper important. तो अगर एकदम एक रात पहले याद आया है कि मुझे पढ़ना है, मुझे सुपरस्टार बनना है कल एग्जाम में, कम से कम असाइनमेंट के क्वेश्चंस को पढ़ के जाना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम कवरिंग द चैप्टर्स ऑफ BA हिस्ट्री, सब्जेक्ट्स ऑफ BA हिस्ट्री. तो अगर आपको चाहिए कि आपको किसी और पर्टिकुलर ज्योग्राफी या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आपको important questions चाहिए, please comment down below. I'll definitely try to make a video of important questions. ठीक है, so bye bye. I hope कि आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी, and bye bye. All the best for all of your examinations.